दिल ने फिर याद किया। जज्बात जो सीने में बना लेते हैं, क्या तुमने भी वो तस्वीर कभी देखी है? आपने तस्वीर देखी होगी या नहीं, लेकिन ये जो हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के, या हम यूँ कहें ये जो शायर लोग हैं, वो तस्वीर जज्बात की बना लेते हैं अपने दिल में, और हाँ, अल्फाज में कैद करके इसे कागज़ पे भी उतारते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि शायर कितने जज्बाती होते हैं। हाँ, दिल ने फिर याद किया में आज ऐसे एक जज्बाती शायर की बातें करेंगे। वैसे हमने कई मरतबा पहले भी इनके बारे में बात की है अपने दिल ने फिर याद किया में, लेकिन आज इसलिए ख़ास है कि आज हमारे साथ कुछ और सदस्य इंडस्ट्री के जुड़ गए हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जो जिंदगी की राह में बने थे हम सफ़र, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। असूलों के पक्के, इंसानी कदरों को समझने वाले, आम इंसान के जज्बात जानने वाले, आम फहम ज़बान शायरी और अपनी कविताओं में इस्तेमाल करने वाले शैलेंद्र अल्फाज के जादूगर नहीं थे तो और क्या थे। गीतों में बात यूं कह गए हैं जिनमें रूमानियत भी है, दर्स भी, रूहानियत भी और हकीकत भी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। शैलेंद्र 1950 और 1960 की दहाई में हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपनी नग़्मे निगारी से छाते रहे। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में पैदाइश एक गरीब घर में हुई तो जरूर, पर ज़हनो दिल से काफी वसी और अमीर थे। रुझान शायरी की तरफ बचपन से ही था। गीत लिखने स्कूल के दौरान ही शुरू किए थे। ख्वाब ऊंचे थे पर माली हालात सही नहीं थे। ऐसे में मुंबई की तरफ रुख किया और 1947 में इंडियन रेलवेज में मुलाजमत शुरू कर दी। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के ज़ेर साया भी रहे। इसी दौरान इप्टा के ज़ेर एहतमाम एक मुशायरे में तक़सीम हिंद पर नज़्म सुना रहे थे। उन्वान था जलता है पंजाब। महफिल में राज कपूर साहब भी शिरकत फरमा थे। उन्हें जलता है पंजाब बेहद पसंद आई। राज कपूर उस दौरान फिल्म आग बना रहे थे। उन्होंने शैलेंद्र से इस नज़्म की मांग की। शैलेंद्र ने इनकार कर दिया। वक्त ने करवट ली और तकदीर दोनों को आमने सामने लाई। घर पर बच्चे की आमद थी और पैसों की सख्त जरूरत थी। राज कपूर को बरसात मुकम्मल करनी थी। 2 गाने लिखने की बात हुई जिस पर शैलेंद्र राजी हुए। दोनों गाने बेहद मकबूल रहे और बतौर नग़्मे निगार हिंदुस्तानी सिनेमा में शैलेंद्र काबिज हुए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। और ऐसे में आर के फिल्म्स की एक टीम की बुनियाद डली जिसमें राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन तो थे ही, साथ में हसरत जयपुरी का नाम भी शामिल है। दोस्ती इतनी अजीज थी कि राज कपूर शैलेंद्र साहब को कविराज और पुष्किन के नाम से पुकारते थे। शैलेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में बड़ी हिट्स दी जिनमें मधुमती, यहूदी, श्री 420, सीमा, परख, तीसरी कसम, दिल एक मंदिर, चोरी चोरी, गाइड, आवारा, संगम, दिल अपना प्रीत पराई, मेरा नाम जोकर एंड इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। शैलेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में एक फिल्म प्रोड्यूस भी की। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। शैलेंद्र फिल्म के हर पहलू से वाकिफ थे, तभी तो गीतों को एक कहानी का आकार देते थे। 14 दिसंबर 1967 को शैलेंद्र हिंदुस्तानी सिनेमा को खैरबाद कह के चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी बेतहाशा यादें अपनी शायरी और गीतों के रूप में। शैलेंद्र साहब पे बात करने के लिए जो मेरे साथ यहाँ पे हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि आज स्टूडियो से बाहर हम आए हुए हैं, RD कॉलेज में आए हुए हैं हम। सो वी हैव विद अस इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती। तारुफ देंगे हम सबसे पहले कमलेश पांडे का, जिन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्में की हैं। एड वर्ल्ड में इनका जाना माना नाम है। ना सिर्फ एड वर्ल्ड बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा कमाल इन्होंने किया है। कई बड़ी बड़ी फिल्में, तेज़ाब ले लीजिए, सौदागर ले लीजिए, दिल ले लीजिए, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, और भी कमाल का काम इन्होंने किया। और हाँ, रंग दे बसंती को हम भुला नहीं सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। लेकिन शैलेंद्र साहब के साथ इनका कुछ वो जज्बाती याराना है। बहुत बखूबी इन्होंने उन्हें समझा है,
उन्हें पढ़ा है, उनके गीतों को जाना है। और हमारे साथ है जो शैलेंद्र साहब के साथ जिन्होंने काफ़ी काम किया है, बहुत करीबी से उन्हें देखा है। शी इज़ हमारी इंडस्ट्री की जानी मानी वेटरन सिंगर शारदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, उनके साहबजादे, उनके बेटे दिनेश जी। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौका मिला है आज, सो छोड़ना नहीं चाहिए इस मौके को। शैलेंद्र साहब पे बात करेंगे, उनके गीतों पे बात करेंगे हम। कमलेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, शैलेंद्र साहब को आपने बखूबी पढ़ा है, आपने उनके गीतों को जाना है, क्योंकि इतने सारे लिरिसिस्ट से आप मिल चुके हैं, आपने काम किया है, आप खुद भी एज ए राइटर काम करते हैं इंडस्ट्री में। एक बात यहाँ सामने आती है, वो ये है कि वो बहुत ही इजी गोइंग लिरिसिस्ट थे। क्या कहना चाहेंगे उनकी वर्सेटिलिटी के बारे में आप? जहाँ तक मेरी पीढ़ी का सवाल है, माई जनरेशन, हम लोग ने न सिर्फ उनको पढ़ा, सुना या देखा, हम उनके गीतों पे बड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। उनके गीत हमारे खुराक थे। जैसे हम खाना खाते हैं, ऐसे हम उनके गीत पीते थे। और इसलिए पीते थे, उसकी वजह है क्योंकि इस देश के आदर्शों, मूल्यों या संस्कारों की जो बात होती है, जो उपनिषदों से चली आई है। अब आम जनता तो उपनिषद पढ़ती नहीं, न वेद पढ़ती है। आम जनता के लिए इन चीज़ों का जो रस है, एसेंस निकाल के उन तक पहुंचाने का काम हमारे गीतकारों ने किया है। बिल्कुल सही। जिनका योगदान अभी तक बरकरार है, मगर उनकी पहचान बाकी है। जी। शैलेंद्र शायद वो पहले गीतकार थे। शायर तो बहुत हुए हैं, शायर थे, बहुत से लोग थे। उर्दू के तो काफ़ी सारे, मजरूह साहब रहे, मजरूह साहब थे, गाने लिख रहे थे। हम्म। बल्कि शायर ने खुद कहा कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई लिरिसिस्ट है तो एक ही है, शैलेंद्र। हम लोग तो शायर हैं जी। और वो फर्क ये है कि शायर जो है वो अपनी एक वो साहित्यिक विधा है, वो पूरा लिटरेचर है। जो लिरिसिस्ट है वो आम आदमी की ज़बान में बड़ी से बड़ी बात कहने की काबिलियत रखता है। और इसीलिए शैलेंद्र के गीतों में कहीं भी कोई संत कबीर मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे, कोई वेद मिल जाएगा, जो गहरी से गहरी बातें हैं। और साधारण गानों में भी, अब जैसे उदाहरण के लिए एक उनका गाना है मधुमती का ही जी, कि मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी, भेद है गहरा बात जरा सी जी। मतलब गाना सिंपल है कि भाई वो अपने प्रेमी को पुकार रही है, मगर जो अंतरधारा है उसकी, जो अंतरधारा वो एक नदी है जो खुद प्यासी है क्योंकि उसको सागर से मिलना है। वो अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है। तो बड़े आसान सहज शब्दों में, आम जनता की ज़बान पे चढ़ जाने वाले शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कहने की एक समझे कि जुर्रत की, और इतनी कामयाब हुए, आज तक हम भूल नहीं पाते और आज तक उनका कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला नहीं है, इसीलिए कहते हैं वो गॉड गिफ्टेड शायर थे, इतने वर्सेटाइल शायर थे कि आज भी उन्हें नौजवान पीढ़ी याद कर रही है। आप देखिए, आप ही के कॉलेज में यहाँ किस तरीके से यहाँ के बच्चों ने इनके गानों पे परफॉर्म किया। सो आप कह सकते हैं कि हर जनरेशन तक के शायर है वो, क्योंकि आम ज़बान वो इस्तेमाल करते थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी। आप देखिए, जीना इसी का नाम है। आज के दौर में हर एक इतने इजी वर्ड लेकिन अपनी बात कह जाता है। तो कमलेश जी ने जो कहा उनके बारे में, मधुमती का जिक्र इन्होंने छेड़ा, तो मधुमती का जिक्र छिड़ गया है। तो मधुमती एक ऐसी फिल्म रही है, 37 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया उस फिल्म का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर, और जब तक मैं DDLG आ गई। कुछ गाने ऐसे हैं जहाँ फोक टच भी है। अगर हम ये कह सकते हैं कि वो वाहिद ऐसे लिरिसिस्ट रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में फोक टच भी दिया। उनका शब्द भंडार जो है ना, वोकेबुलरी जिसे हम कहते हैं, हाँ। उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी उर्दू शायर के पास भी वो वोकेबुलरी थी कि चाहे वो
उत्तर की ईस्टर्न यूपी की लोक भाषा हो या उर्दू हो या खड़ी बोली हो, गांव से लेके और शहर तक, अनपढ़ से लेके लिखे पढ़े लोगों तक इतनी सहजता से जो आदमी पहुंच सकता है, आप उसका आपका किससे मुकाबला करेंगे आप उसका? जी बिल्कुल सही। जैसे अब आपने फोक सॉन्ग की बात की, अब बिछुआ, तो अब फिल्म है बिमल रॉय जी की, और सबसे पहले तो मधुमती में दिलीप साहब was not wanting शैलेंद्र and सलील चौधरी. दिलीप साहब wanted शकील साहब and नौशाद साहब to do the songs. तो बिमल रॉय ने बोला, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि इतनी खूबसूरत फिल्म और नए म्यूजिक डायरेक्टर और मतलब आप कैसे कर सकते हो। तो बिमल रॉय जी ने बोला था दिलीप साहब को कि देख लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आया हम लोग चेंज कर देंगे बाद में। पर मधुमती का हर गाना आज तक आप जहाँ भी, अगर सिनेमा हॉल में आपको देखने का मौका मिले, आपको 90% ऑडियंस साथ में गाती हुई मिलेगी। हाँ, हर गाने। अनदर थिंग, फोक सॉन्ग की जहाँ बात है, जैसे बिछुआ इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ पैशन, ऑफ अवेकनिंग, यू नो, and how well it has been used without any undertones of vulgarity. Yes. You know, it's an awakening of a girl turning into a woman. You know, and only the lover, he is able to save her from the sting of the scorpion. जी, yes. But तो how well it has been used. कितनी मासूमियत से और कितनी अदायगी से उन्होंने इसको अदा किया है, हम कह सकते हैं उनकी कमाल की अदा। ये बिछुआ शब्द गांव का शब्द है। हाँ। ये गांव का प्रतीक है कि जो डिजायर है, जो वासना या जो भी आप कह लें, पहली बार एक जो सेक्सुअलिटी की वो बात उमंग आती उठती है, है, यस। तो ये गांव का शब्द है बिछुआ। ये जो बिछुआ ने डंक मारा, जो डंक मारता है उस उम्र में, और अचानक सारी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आप अचानक जवान हो जाते हैं, आपकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। और एक शब्द से उन्होंने एक पूरी जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है लड़की का, कि अब वो लड़की जो है जवान हो गई है, उसकी ज़रूरतें बदल गई है। और बिछुआ से और ये शब्द जो है, एक गांव का भी जो अनपढ़ किसान है वो भी इस गाने का मतलब समझेगा कि अच्छा तो लग गई है इसको। वो दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, वो दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, ओ हर मर गई कोई करो बिछुआ। इतनी सादगी उनके गीतों में है कि दैट इज़ द रीज़न कि आजकल के नौजवान पीढ़ी जो है वो उनके गीतों को याद करती है। खैर, हम पहले आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका भी शारदा जी उनके साथ अच्छा खासा संगम रहा है, कोलैबोरेशन आपका अच्छा रहा है, अराउंड द वर्ल्ड कैसे बुला सकते हैं? जाने दे सनम मुझे, कभी जाने 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 दे। आपका वो फेमस गाना तितली उड़ी उड़ के चली, बच्चों में भी फेमस है, नौजवानों में भी फेमस है, हर उम्र में फेमस है, हर वक्त में वो फेमस है, हर आज तक वो उतना ही फेमस है जितना वो पहली बार जब रिलीज हुई तब फेमस हुई शैलेंद्र से अपने सिलसिले के बारे में बात करें। शंकर जी किशन के म्यूज़िक रूम में ही मैं शैलेंद्र जी से मिला करती थी, क्योंकि वो अक्सर वहाँ पर आके बैठा करते थे, कोई सिचुएशन हो या ना हो, शंकर जी हमेशा म्यूज़िक रूम में जाकर बैठते थे एवरी डे, वेदर देयर इज़ अ सॉन्ग रिकॉर्डिंग और नॉट, वो कोई मतलब नहीं, उनको कंपोजिशन चलता रहता था और म्यूज़िक ट्यून्स बनते रहते थे। शैलेंद्र जी पास में बैठकर कागज़ कलम उनके हाथ में तो हमेशा रेडी, और अच्छी बातें तो रेडी दिमाग में, और जैसे जैसे शंकर जी ट्यून बनाते थे उसी वक्त वो उनके लिए अच्छे वर्ड्स दिया करते थे। शंकर जी वाह वाह क्या बात है शैलेंद्र जी। दोनों का दोस्ताना तो बहुत गहरा था। हाँ, बहुत गहरा था दोनों और का दोस्ताना। बोले कि ये गाना बहुत ही बढ़िया है, और उसके बाद ट्यून में बिठाए, म्यूजिशियंस को बुलाए, मैं रिदम वाले आगे बैठ गए, चलो गाना रेडी। कभी कभी मैं बैठती तो मुझे सब कहते थे अच्छा तुम गाओ इसको, तो गाती थी, तो मैं नए गाने में गाया करती थी रिहर्स अपने प्रैक्टिस के तौर पर।
और इतने में अगर कोई प्रोड्यूसर आगे समझो, प्रोड्यूसर बोले अरे ये ट्यून हमें चाहिए, इतने में दूसरे प्रोड्यूसर आए तो ये तो हमें चाहिए, इसका सिचुएशन हमारे पास रेडी है, तो वो बोले नहीं नहीं हम अभी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ये गाना मुझे चाहिए था। ऐसा मतलब प्रोड्यूसरों की बीच बातें होती थी। चोली दामन का साथ था। हाँ बहुत कम होता है ना कमलेश जी ऐसा इंडस्ट्री में, चोली दामन वाला साथ। होता है और होता ये है। बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक होता है। और क्या कि ट्यून्स बनते गए, शंकर साहब तो बाजे के बिना बैठ नहीं सकते, बाजा पास में रखा हुआ है कि बजाते बजाते ट्यून्स बन गए, कुछ खुद गाने लगते थे और शैलेंद्र साहब इमीडिएटली उसके लिए अच्छे बोल दिया करते थे और शंकर जी बोलते थे वाह ग्रेट, फिर उसी वक्त गाते थे। फिर मैं बैठती थी सुनते हुए, मुझे बोलते थे अरे तुम गाओ, कभी कभी मैं नए गाने गाती थी प्रैक्टिस के हिसाब से, और इतने में म्यूजिशियंस को बुलाए, रिदम वाले आगे बैठ गए, पूरा गाना तैयार हो जाता था। मतलब आपने पूरा देखा है, वो देखा सारा और सामने अभी तस्वीर होगी पूरी। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि कैसा हुआ करता था। और एक एक गाना इस तरह से, हजरत साहब भी हमेशा पास में होते थे, वो भी दोनों ही बैठा करते थे, कभी शैलेंद्र जी, कभी हजरत जी, कभी दोनों ही। तो इस तरह से मुखड़े बनते गए, ट्यून्स बनते गए और प्रोड्यूसर लोग लेते गए। इस तरह से शैलेंद्र जी का फिर कागज़ भरते गए और बैठ कर एक एक गाने में कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी वो छुपा कर दिया करते थे। मैं तो हमेशा सोचती हूँ इनके अंदर क्या फिलॉसफी छुपी हुई है, तो कोई गाना लेकर मैं उसको स्टडी करना चाहती हूँ, स्टडी करती थी। और उस तरह से मुड़ के ना देख, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो जा रहा है, वो एक्चुअली ही वांट्स टू गेट अवे बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट अवे, ही इज़ टर्निंग बिहाइंड एंड बिहाइंड। दिस इज द जाना भी है नहीं भी जाना हाँ है। जाना भी है, अगर नहीं तो सीधा रहना है तो वो मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, सीधा देखता था। तो हर गाने के अंदर कुछ न कुछ कहानी है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ के। मैं समझती हूँ कि शैलेंद्र जी इज द ओनली पर्सन हु कैन पुट फिलॉसफी इन हिज सॉन्ग्स। सिंपल सॉन्ग्स के अंदर बड़ी बड़ी फिलॉसफी वो छुपा के रखते थे जी। लेकिन वो ढूंढने से ही मिलेगा। और आपके पास है, आपके पास उनके हाथों से हुई है, तहरीर मेरे जो पास है आपके पास मैंने है। रखी हुई है, मैं एक्चुअली उसको बहुत दिनों से रखा हुआ है, उनके हाथों को लिखा हुआ जो पेपर मेरे पास है, दुनिया की सैर कर लो और अराउंड द वर्ल्ड तितली उड़ी लिखा हुआ है। और मेरा एक दूसरा नया गाना रिकॉर्ड हुआ जो बाहर नहीं आया, वो भी गाना उनका लिखा हुआ उनके हाथों का मेरे पास है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी सी आपके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं समझ सकती हूँ आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ रही है। वो दौर याद आ रहा है, जो दौर अभी भी कायम है, वो दौर उनके गानों के जरिए लोगों तक पहुँच रहा है, नौजवान नस्ल तक पहुँच रहा है। ये एक उम्दा और अजीम गीतकार की निशानी है कि तब लिखे हुए गाने, 40-50 के दशक के गाने अभी भी लोगों की जुबान पर है। एक जैसे शारदा जी अभी बता रही थी कि म्यूज़िक रूम में बैठते थे और बाबा का रोज़ वहाँ जाना होता था, वैसे ही लता जी से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि काम हो ना हो वो लोग मिलते थे। लता जी, शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र जी, हसरत जी, ये सब लोग कभी चले जाते गाड़ी में बैठ के आर्य मिल कॉलोनी, वहाँ आइसक्रीम खाने का कंपटीशन होता था जो ज़्यादातर शंकर जी जीतते थे। ये लता जी ने बताया, आइसक्रीम खाने का कंपटीशन होता था, हंसी मजाक, पर साथ साथ काम के बारे में वो लोग हर वक्त काम के बारे में सोचते रहते थे। एंड दैट इज़ वाई जो आपको वो क्वालिटी जो मिलेगी शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत में, वो आपको और कहीं नहीं यू विल गेट दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें कुछ और बातें करनी, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए अपना चहीता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। यादें ताज़ा हो रही हैं अजीम गीतकार शैलेंद्र साहब पर। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहीते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। मैं आज यादें ताज़ा हो रही है अजीम गीतकार शैलेंद्र साहब पर। कई मरतबा उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसलिए ख़ास है, आज उनके घर के सदस्यों के अलावा, उनके बेटे के अलावा और दिग्गज लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पोएट्स आर लाइक स्नेल्स, दे आर वेरी वनरेबल, सो ईजी टू क्रश, ऐसा होता है। बट वो पेन अंदर ही रहती है, वो पेन गीतों के ज़रिए वो सामने लाते हैं।
तो आप किस हद तक इस बात को मानते हैं? कहीं कहीं आपको लगता है शैलेंद्र के गानों में या लिरिसिस्ट के कहीं ना कहीं गानों में उनके अपने तजुर्बे शामिल होते हैं? पहली बात तो ये है कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक वो शायर या लिरिसिस्ट बन ही नहीं सकता, असंभव बात है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अब जैसे कि उनका जो गाना है C420 का, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, दर्दो गम ने गरीब का बेटा, दर्दो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली दीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। अब ये जो जुमला है, भूख ने बड़े प्यार से पाला, ये सिर्फ अनुभव से आ सकता है। जो भूखे रहा हो, भूखे मरा हो। मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरे जो संघर्ष के दिन थे बम्बई में, तो जाहिर है सबको भूखे मरना पड़ता है, नहीं मरना पड़ता तो संघर्ष ही क्या है। तो उसमें मेरा अनुभव ये था कि भूख जो है सिर्फ 3 दिन सताती है, 3 दिन के बाद भूख सिर्फ याद सताती है, भूख नहीं सताती, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर लेती है। बॉडी जान लेती है कि यह कमबख्त अभी कुछ देने वाला नहीं है, अपने आप को खाना पड़ेगा, तो इसलिए आपका वज़न कम होता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को खाना शुरू करती है जब आप खाना नहीं देते थे। तो मैंने एक सीन लिखा है किसी फिल्म में हीरो के लिए जो संघर्ष में निकला है, और हीरो बोलता है कि भूख सिर्फ 3 दिन सताती है, उसके बाद भूख की याद ज़िंदगी भर सताती है। बोले ये क्या मतलब इसका? मैंने कहा कमबख्त, कम से कम 3 दिन भूखे रख के तो देख, एक्टर है, किस बात का एक्टर बना हुआ है। तो ये जो है कि भूख ने बड़े प्यार से पाला, ये और यहीं से हम वहाँ जुड़ते हैं। एक और मैं अपनी फिल्म रंग दे बसंती का उदाहरण दूँ, ये जो दिनेश है मेरे पास उनकी डायरी लेके आया, शैलेंद्र की डायरी। एक तो मेरे लिए इतना अद्भुत अनुभव था उनके शब्दों को छूना। यकीन मानिए मैं 3 दिन तक हाथ नहीं धोया मैंने, दाहिना हाथ। मेरी पत्नी नाराज़ होती थी कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, गंदे हाथ से। मैंने कहा ये उंगलियां जो हैं ये शैलेंद्र के शब्द चूम के आई हैं, वाह वाह कमाल। इनको धोना बड़ी गुस्ताखी होगी, इसको अभी रहने दो कुछ दिन ऐसे ही। तो वहाँ मैंने उनका एक कविता पढ़ी जो मुझे अजीब इत्तेफाक देखिए कि रंग दे बसंती का जो आइडिया है सालों पहले उनकी 2 लाइनों में आया हुआ है शैलेंद्र की, कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। वाह। यही होता है रंग दे बसंती में, लड़के भगत सिंह बन जाते हैं और मर जाते हैं और देशभक्ति के लिए मरते हैं। और मैंने बोला कि दिनेश तेरे पिताजी ने मेरी कहानी चुराई है 50 साल पहले। तो ये होता है कि जो लेखक है, चाहे वो गीतकार हो या स्क्रिप्ट राइटर हो, जो भी हो, वो उनकी सोर्स एक ही है जी। एक ही जगह से आते हैं। दूसरी बात ये कि ख़ास तौर से गीतकारों के बारे में कहना चाहूँगा कि हम लोग पटकथा लिखते हैं और उसमें गीतों के लिए मकाम निकाले जाते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि मैं हॉलीवुड जाता हूँ कभी कभी, जो मेरे वहाँ के मित्र हैं हॉलीवुड के राइटर, उनको नहीं समझ में आता कि गाने क्यों होते हैं हमारी फिल्मों में इतने। ठीक है, अगर फिल्म म्यूजिकल है तो समझ में आता है, मगर जो म्यूजिकल नहीं उसमें भी गाने, कैसे भी हो गाने। मैंने कहा तुम लोग समझोगे नहीं कभी, क्योंकि हमारी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ये। गाने गाने नहीं हैं, गाने सीन हैं। गानों में सीन चलता है, गानों में वो किरदार क्या है, कौन है, क्या। अब वो साफ बोल दे मैं आवारा हूँ, बात खत्म। वो आवारा है, वो गाना गा दिया, समझ में आ गई बात, किसी अनपढ़ को भी समझ आ कि आवारा है और गर्दिश में है मगर आसमान का तारा है। 2 लाइनों में पूरी कहानी आ गई जी। तो ये कमाल सिर्फ हम कर सकते हैं हिंदुस्तान में, दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री ये कमाल नहीं कर सकती है। अधूरी है हमारी इंडस्ट्री गानों के बगैर। दैट इज द रीजन हमारे गाने इतने बाहर भी पॉपुलर हैं। हाँ बिल्कुल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ का जिक्र कर रहे थे। और आपने गए दफे भी ये बताया था कि उनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी। हाँ, शुरुआत में। दैट इज द रीजन कि शायद वो लिरिसिस्ट ना बनते जब राज कपूर साहब उनके पास आए थे जी। कि
जलता है पंजाब, हाँ फिर भी मना तो कर दिया था पहले मना बार, किया पर था, फिर लेकिन जब- बाद में कुछ माली हालत हुई थी तब उनको जी। आना पड़ा। हाँ। सो हो और- सकता है वो और एक शायद बहुत- लिरिसिस्ट ना बनते। फेसबुक पर एक गाने के बारे में हमने लिखा था और कमलेश जी का वो रिएक्शन ऐसा था कि ये इस गाने की जब भी बात होती है या गाना सुनता हूँ मैं तो मेरे मुंह में पानी आता है और आंख में आंसू। दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक किस साथ। गाने की आप बात कर रहे हो? ये उजाला का गाना है, सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। वाह वाह। And he उसमें जब describes वो जिक्र आता है कि आलू टमाटर का, चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है, उसमें जो आगे जिक्र है कि आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सी के, घी उस पे असली लगे, किस कमबख्त के मुंह में पानी नहीं आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मैं तो कहता हूँ खुदा के मुंह में पानी आ जाए वो लफ्ज सुन के। और बात भूख की हो रही है कि चूल्हा ठंडा पड़ा है और पेट में आग है, Right, और उस पे ये जो जुमला है, तो मैंने कहा दिनेश को कि यार ये अकेला गाना है जो आंखों में पानी और मुंह में पानी, दोनों जगह पानी लाता वाह, है। क्या बात है। ये ऐसे ही अजीम लिरिसिस्ट कर सकते हैं, ऐसे अजीम गीतकार कर सकते हैं, और जादूगरी होती है कमाल की बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, लिरिसिस्ट बिल्कुल, में। बिल्कुल, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये जो अनमोल रतन मिले हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल। कमाल के हैं। हाँ। तो इनके गाने तो याद ही रहेंगे, हमें और भी बातें करनी है। हाँ। तो उनकी थोड़े और निजी जिंदगी पे भी हम बात करेंगे, और हाँ। तीसरी कसम की भी हम बात करेंगे जो हाँ, हाँ, बारहा बिल्कुल। मैं हमेशा कहती रहती हूँ, और उसके बारे में जो लोगों का ये ख्याल है कि नहीं उन्होंने सुसाइड किया था या उस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, वजह वो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो हम एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब हम हाजिर हो जाएंगे तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं भुला सकते कि बिमल रॉय के साथ उनका हाँ। बहुत गहरा रिश्ता रहा। सलील दा के साथ जो इफ्ता से ही उनके साथ जुड़े थे, उनका बहुत अच्छा रहा उनके साथ, और इसके अलावा एस डी बर्मन साहब के साथ भी उनका राब्ता बहुत अच्छा रहा। सो इस पर हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू गाइस स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं, दिल ने फिर याद किया। मैं आज यादें ताज़ा हो रही हैं एक बार फिर से शैलेंद्र के ऊपर, और हमारे साथ इंडस्ट्री के जाने माने नाम जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे तीसरी कसम की। कमलेश जी, आपने भी सुना होगा, हर एक का ये कहना है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई उस पर काफ़ी खर्चा हुआ, फिर काफ़ी लॉस में चले गए थे, काफ़ी कुछ सहना पड़ा, उसी की वजह से शायद वो उन्होंने खुदकुशी कर ली और वो कूच कर गए इस दुनिया से। पर आपसे जो हमने सुना है, आपने कहा था कि नहीं, वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लोगों पे किया था, ये हमारी तो sister लोगों ने- ने उन्हें धोखा दिया था। दैट वाज द रीजन वो उन्हें खाए जा रहा था अंदर ही अंदर। It's my sister had made this statement once, so I think it was a very profound statement. कि it was not his investment of money that went wrong, it was his investment in people. कि his closest, his nearest, dearest ones let him down, and he couldn't take that heartbreak. That was what killed him. Secondly, I will also मतलब एक हमारे जो भाई साहब अमेरिका में रहते हैं, मनोज नाम है उनका, जो इज नंबर 2 अमंग चिल्ड्रन, मतलब उन्होंने ये बताया कि एक दिन तीसरी कसम के रिलीज के बाद की बात है, वो बाबा के रूम में ऐसे ही चले गए खेलते खेलते, तो देखा कि वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सीरियस कैलकुलेशन। तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये क्या रहे हो? बोले नहीं, मैं ऐसे आई वाज, हम देख रहे थे कि शंकर जयकिशन, सिर्फ शंकर जयकिशन को अगर ले लिया जाए, उनके पास इतनी फिल्में हैं, और इतनी फिल्मों में अगर सिर्फ एक गाना हम हर फिल्म में लिखें तो जो भी लॉस हुआ है ना, हमारा 4 महीने में रिकवर हो जाता है। तो ही वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। उनकी डायरी वेरी में, पॉजिटिव। डायरी में अक्टूबर या नवंबर, ही पास्ड अवे इन दिसंबर, अक्टूबर या नवंबर के एंट्री में है कि रेनोवेशन ऑफ ऑफिस। अगर सुसाइड करने का आदमी सोच रहा है तो वो रेनोवेशन ऑफ ऑफिस की बात ही नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों में, एंड आई वुड लाइक टू लोग कंडेम बनाते दिस। हैं, राइट। सी, इंडस्ट्री का यही है कि चढ़ते सूरज को यहाँ सलाम किया जाता है, ये सदियों से देखते आए हैं। जी। सो हो सकता है कि ये एक रीज़न हो सकता है, हाँ, लोगों को लगा होगा, या उन्हें कभी कभी ये एहसास हुआ कि अब शायद डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, तो या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। एक राइटर और एक लिरिसिस्ट, एक नगमे निगार, एक शायर,
उनके जहन में ये बात आ ही जाती है कि वो बहुत जज्बाती होते हैं। कमलेश जी, वैसे तो राइटर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये कि सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में जहाँ भी कंपटीशन है या प्रतियोगिता है, सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद है, टिकने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, वहाँ पे ईर्ष्याएँ भी होती हैं, साजिशें भी होती हैं, वहाँ भी लोग स्वार्थी और मतलबी होते हैं। तो सिर्फ अकेली ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी, सिर्फ अकेली ऐसी नहीं है, हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो। तो नहीं, इन्होंने कह दिया, शारदा जी कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? मैं बताऊं शायद वजह बाद क्या, में। मैं बताऊं हमारी इंडस्ट्री की बातें बड़ी जल्दी मीडिया में आती हैं, बाकी इंडस्ट्री की बातें मीडिया में नहीं आती, क्योंकि मीडिया उनको उतने रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। हमारे पास नाम है, चेहरे हैं, शोहरत है मीडिया में, तो मीडिया में ये बातें बड़ी जल्दी आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं है, हमसे ज़्यादा है। मगर दूसरी बात ये है कि जो लेखक है या गीतकार है, ठीक है, वो बहुत संवेदनशील तो होता ही है, मगर बेवकूफ़ तो हरगिज नहीं होता। बेवकूफ़ हरगिज नहीं होता, वो कम से कम इतना तो नहीं होता कि खुदकुशी करे। अब होता क्या है, मैं बताऊं असली वजह क्या है, जब मुझे समझ में आती है, इट्स ए मैटर ऑफ परसेप्शन। क्योंकि गुरुदत्त ने खुदकुशी की, ये जग जाहिर है, वो बात सही है। अब लोग क्या करते हैं कि उनकी खुदकुशी से शैलेंद्र को जोड़ देते हैं कि चूंकि हाँ, क्योंकि गुरुदत्त के साथ ये हुआ, उनकी फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, कागज के फूल। उन्होंने कहा कि बाहर में जाए, इतनी अच्छी फिल्म बनाई, आज मानते हैं कि महान फिल्म है कागज के फूल, मगर मुझे याद है जब मैं कागज के फूल देखने गया था, स्कूल में था मैं, लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी थी, यही ऑडियंस था। आज जो ऑडियंस कागज के फूल की पूजा करती है, इसी ऑडियंस ने कागज के फूल के शो में, कानपुर की बात है, कुर्सियां तोड़ दी थी। तीसरी कसम के साथ भी यही हुआ इलाहाबाद में। मैं इलाहाबाद का हूँ, मैं फिल्म देखने गया, तब इतनी बुराई फिल्म की, राज कपूर क्या छक्के जैसा काम किया है। ये स्टेटमेंट उसी जनता के हैं जो जनता आज कहते हैं कि कितनी महान फिल्म है, कितनी अमर फिल्म है, सदा सदा के लिए। तो ये अब आवाम को हम क्या बोलने जाएं, हम उन्हीं के लिए फिल्म बनाते हैं, लिखते हैं, अच्छा बुरा जो है करते हैं, मगर ये इट इज सिंपली ए परसेप्शन एंड ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन द केस ऑफ शैलेंद्र। उनकी आप चाहे वो गाने हों, गीत हों या कविताएं हों, पढ़िए आप, कहीं से नहीं लगता कि इस आदमी के अंदर ऐसा कोई एक मकाम आ सकता है कि ये खुदकुशी की सोचे। इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अब आप सोच सकते हैं कि जहां उनकी इजी वे में उन्होंने गाने लिखे हैं, काफ़ी सादा परस्त रहे हैं, वही उन्होंने यहूदी का गाना आप ले लीजिए, उसमें उर्दू का क्या बाकायदगी से इस्तेमाल किया है। वो बड़ी अजीब बात है कि जब ये पहली बार गाना आया सामने, क्योंकि आमतौर पे जो आवाम जो मानती है कि जो हिंदी का गीतकार है वो गज़ल नहीं लिख सकता, क्योंकि तब तक, अब तो खैर हिंदी में बहुत लोग लिख रहे हैं गज़लें, हिंदी में आजकल बहुत लोग लिख रहे हैं गज़लें। धुचंद कुमार से जो शुरू हुआ मामला अब तो बहुत बढ़ गया है, और उस दौर में हिंदी में गज़लें लिखी नहीं जाती थी, तो गज़लों के लिए लोग उर्दू शायर के पास ही जाते थे, हिंदी वाले के पास नहीं जाते थे। तो जब शैलेंद्र का ये गाना आया, एक तो किसी को यकीन नहीं होगा कि लिखा होगा शैलेंद्र ने, शक हुआ कि शायद हसरत ने लिखा हो या कि लिखवाया गया हो, किसी से नाम दे दिया शैलेंद्र का। पीपल कुडंट बिलीव कि अरे शैलेंद्र ने गज़ल लिखी है। जो आदमी फोक सॉन्ग लिखता है वो गज़ल भी लिख सकता है। मगर हाँ, उन्होंने लिखा, क्योंकि उर्दू से परहेज नहीं था, उर्दू भी हमारी भाषा थी, हमारी ज़ुबान थी, हमें रोज़मर्रा की ज़ुबान का हिस्सा थी, और उसमें भी उन्होंने जो वोकेबलरी यूज़ की, जो शब्द यूज़ किए गज़ल में भी, वो शब्द आम के थे, उसमें कोई बहुत उर्दू, बहुत फारसी शब्द नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही, फारसी के शब्द नहीं थे, मगर उसका जो मिजाज था, उस गाने का जो मूड था, वो गज़ल का था, वो पूरा गज़ल का था। I mean, we should have that song. I should play that song for all of you. शारदा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। एक फिल्म जिसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, उसके बारे में बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, गाइड फिल्म। गाइड फिल्म का उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है, शैलेंद्र साहब की लाइफ में। उसका ये गाना जो है
जो अंतरे से शुरू अंतरे हुआ था, शुरू आज हुआ। फिर जीने हाँ। की तमन्ना पर ये आई वुड लाइक टू इंटरप्ट कि ये एक्सपेरिमेंट शंकर जयकिशन पहले कर चुके थे। हम है आग हमारे सीने में, वो अंतरा है। हाँ, हाँ, हम भी हैं, तुम भी हो, मुकरा। दोनों हैं आमने सामने, हाँ, बाद दोनों में हैं। वो बाद में आते। तो आपके पास कुछ गाइड की हाँ। दिलचस्प बातें हैं, जानना एक्चुअली चाहेंगे? जो गोल्डी साहब थे, विजय आनंद साहब, तो मेरे मित्र भी थे, मेरे गुरु भी थे। मेरा उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था। तो मैं गाइड के बारे में था, क्योंकि गाइड अकेली फिल्म में मानता हूँ जिसका रीमेक असंभव है। जी, बिकॉज आप गोल्डी साहब नहीं ला सकते, आप शैलेंद्र नहीं ला सकते, आप एस.डी. बर्मन नहीं ला सकते, आप वहीदा रहमान नहीं ला सकते, देव साहब नहीं ला सकते एक मुकाम पे। आप जो उसके विलन थे, हस्बैंड वहीदा रहमान के, वो उनको नहीं ला सकते, किशोर शाहू को। तो मैं गाइड की बात कर रहा था कि गाइड वॉज बेस्ड ऑन ए नॉवल, इंग्लिश नॉवल था Right. गाइड, मिस्टर के नारायण का। के नारायण की famous और उस पर film। पहले हॉलीवुड की फिल्म बनी अंग्रेजी में, जिसका हॉलीवुड का डायरेक्टर था, स्क्रिप्ट राइटर थी परलेस बक, तो बड़ी मशहूर लेखिका थी। और उसमें सेम कास्ट थी, वहीदा रहमान, देव साहब थे, वही था, और बुरी तरह फ्लॉप थी। एनीवे, तो देव साहब उसको हिंदी में बनाना चाहते थे कि हिंदी बनाते हैं। तो पहले वो बड़े भाई साहब के पास गए, चंदन साहब के पास। वो अपने काम में बिजी थे, ही वॉज मेकिंग हकीकत बना रहे थे। बोले यार जब तुम गोल्डी से बात कर लो, तो वो गोल्डी साहब के पास गए। गोल्डी, छोटा भाई गोल्डी यार तू कर ले गाइड हिंदी। बोले नहीं करता मैं। क्यों? आई डोंट लाइक दिस नॉवल। क्यों? He इट्स ए didn't वेरी like the ऑर्डिनरी नॉवल, आई वांट टू मेक माय ओन गाइड। गोल्डी साहब ने कहा मैं अपना गाइड बनाना चाहता हूँ, वो गाइड नहीं जो इस किताब में है। एंड देन ही रोट ए स्क्रीन प्ले विच इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड। शायद अपने ज़माने से 20-25 साल आगे का वो स्क्रीन प्ले हो रहा होगा गाइड का। दूसरी बात ये कि जो उसमें जो नुएंसेस हैं कि फ्रॉम एक अपराध से लेके आध्यात्म तक, जी, गाइड अकेली फिल्म है इस मुल्क में जो अपराध से लेके अध्यात्म तक जाती है। ट्रू। और उसके लिए एक ही गीतकार था जो सारे लेयर्स को संभाल सके, शैलेंद्र। साहब। और ये जो गाना है ना, कांटों से खींच के यहाँ चल, मैं तो कहता हूँ कि ये गाना स्त्रियों का एक नेशनल एंथम होना चाहिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। खैर एक आधा सवाल जो मुझे जाते जाते आपसे पूछना ही चाहिए वो ये है कि आप भी ये बात जानते होंगे कि बारहा गुलजार साहब ये बात दोहराते रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने अगर कोई बेहतर लिरिसिस्ट नगमेनिगार प्रोड्यूस किया है इज नन अदर देन शैलेंद्र साहब। राइट। सिर्फ गुलजार नहीं, मैं तो कहता हूँ समबडी लाइक शायर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हम सब शायर हैं जो इत्तेफाक से या अपनी ज़रूरतों की वजह से बन गए लिरिसिस्ट, गीतकार बन गए। मगर इंडस्ट्री में एक ही गीतकार है, शैलेंद्र, बाकी हम सब शायर हैं। हम सब शायर हैं, गीतकार वही है। हाँ, गीतकार तो एक ही है, शैलेंद्र। ये शायर ने कहा, खुद कहा। तो आगे एक और सेशन इंशाल्लाह रखेंगे, तब हाँ, और भी मजीद बिल्कुल। बातें होंगी उनके ऊपर। तो फिलहाल तो कुछ कारनामों पे हमने रोशनी डाली। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनके साथ काम किया, कुछ अच्छी यादें आपने हमारे से बांटी। शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन जी की जो जोड़ी जो उनके एसोसिएशन, उनकी जो वो जोड़ी था थी उम्र वो याद के बहुत चाहिए। ही स्पेशल। शंकर जी के ट्यून्स के लिए, जयकिशन जी के ट्यून्स के लिए शैलेंद्र जी ने जो वर्ड्स दिए, जो लिरिक्स दिए, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत स्पेशल है, बहुत ग्रेट है। उनका जो एसोसिएशन है अमर है, उनका जो ग्रेटनेस है दैट इज़ वेरी स्पेशल। यस, चलिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी कमलेश जी, बहुत मज़ा आया बात करते हुए। एक लेखक ही दूसरे लेखक को पहचान सकता है और एज ए डायरेक्टर आप भी स्क्रीन प्ले राइटर हैं, आपने पहचान नहीं, हम तो पूजा करते हैं। पहचान क्या, हम तो पूजा करते हैं। पूजा करनी चाहिए ऐसे लिरिसिस्ट की। यस, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। शैलेंद्र साहब के ऊपर एक बार फिर से हमने रोशनी डालने की कोशिश की, कुछ चुनिंदा जावियों पर, पहलुओं पर हमने रोशनी डालने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nwateen.com। फिलहाल के लिए इतना ही, एक नई याद लेकर आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे आपके रूबरू। टिल देन बी हैप्पी। खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया